नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो जीके की प्रैक्टिस सेट ला रहा हूं, उसका हमारा कौन सा डे हमारा 6 है। कौन सा भाई साहब डे हमारा कौन सा 6 नंबर का डे। तो इसमें क्या होने वाला है, हम क्या करते हैं डेली PIQ करते हैं और PIQ ऐसे करते हैं कि पूरा अपडेट करके करते हैं। तो अगर अपडेट करके करोगे तो आपका आने वाली जितनी भी परीक्षा होने वाली, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, क्योंकि अपन खासकर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। अब क्या है कि ये कैसे क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैंने मध्य प्रदेश पुलिस को 2 बार क्लियर किया हुआ है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, 87 नंबर आए थे मेरे को। कितने आए थे भाई साहब? 87 नंबर आए थे। और इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे क्या लाया था। तो अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो ये वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए। आइए हम हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जबलपुर जो उच्च न्यायालय, जबलपुर उच्च न्यायालय की इमारत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यहाँ क्या पूछा गया है कि जबलपुर उच्च न्यायालय है, उसमें वर्तमान में जो जबलपुर उच्च न्यायालय है उसकी इमारत की बात करा। इमारत की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ इमारत की बात करा भाई साहब। तो इमारत की स्थापना 1899 में हुई थी। किसने करी थी? गोकुलदास ने। किसने करी थी? ये भी पूछ सकता है आपसे, तो गोकुलदास ने करी थी इमारत की स्थापना। इमारत किसने बनवाई थी? तो गोकुलदास ने बनाई थी। तो 1899 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्या है, जबलपुर उच्च न्यायालय से जुड़े कुछ फैक्ट मैं बताने वाला हूँ। जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात करते 1 नवंबर, कब भाई साहब? 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके पहले भी चीफ जस्टिस याद रखना है और वर्तमान भी याद रखना है। क्या? वर्तमान भी याद रखना है आपको और पहले भी याद रखना है चीफ जस्टिस। तो पहले कौन थे? पहले तो सभी जानते हैं लगभग, हिदायतुल्लाह। ठीक है, हिदायतुल्लाह। ठीक है, हिदायतुल्लाह पहले है। वर्तमान में कौन है? संजीव सचदेवा। वर्तमान में कौन है भाई साहब? संजीव सचदेवा। तो वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है जबलपुर उच्च न्यायालय के? संजीव सचदेवा। पहले हिदायतुल्लाह। जो जबलपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी। अगर इमारत की बात करता है तो इमारत 1899 में हुआ था। गोकुलदास ने स्थापना करी थी। और तो इतने फैक्ट आपको बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन की बात कर। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश एक माध्यम से मतलब टकरा कर वापस लौट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। मतलब प्रकाश सतह से मुड़ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन तो अगर आपसे नहीं पूछता, लेकिन आपसे क्या है ये पूछा गया है ऐसे, प्रकाश का परावर्तन, इससे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। बाकी प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्या भाई साहब? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका क्वेश्चन बनता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपका क्वेश्चन बनता है। तो इसके उदाहरण आपसे पूछता है। इसके क्या पूछता है? मेनली उदाहरण पूछता है। इसमें क्या है? इसका सबसे पहला उदाहरण है आपका हीरे का चमकना। किसका चमकना? हीरे का चमकना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और आपका वो कौन सा? प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु जो फाइबर ऑप्टिक्स होती उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश तंतु। प्रकाश तंतु या फाइबर ऑप्टिक्स, जो भी बोल लीजिए, ये आपका किसका है? तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होने वाला। जो पूर्ण आंतरिक, इसकी जो प्रकाश तंतु, ये जो ऑप्टिकल फाइबर की अगर बात करता हूँ तो इसकी खोज किसने करी थी? तो कपानी। ठीक है, कपानी साहब ने करी थी। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला, ये चित्र वाले क्वेश्चन जो होने वाले हैं ये आपकी एग्जाम में पूछता है। मध्य प्रदेश पुलिस या ESB का ये बहुत ही बेस्ट पैटर्न है। और इस चैप्टर मतलब डायग्राम दे देता है और उससे आपका क्वेश्चन पूछता है। ये जो डायग्राम है किस वर्ग में आता है, इसका नाम क्या है? तो ये आपका डायग्राम है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है भाई साहब? स्टार फिश है। ये क्या है? स्टार फिश है। तो स्टार फिश किस में आती है? स्टार फिश किस में आती है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है स्टार फिश जो आती है इचेनो, किसमें? इचिनोडर्मेटा। ठीक है, तो ऑप्शन से आपका हो जाएगा इचिनोडर्मेटा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपका स्टार फिश है। तो आपको डायग्राम जो है वो भी देखने हैं साथ में, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं
जैसे अभी तो एपटेक ले रहा है, लेकिन एपटेक भी अगर पूछता है ये वाले क्वेश्चन तो आप गलत ना कर पाओ, इसलिए आपको डायग्राम भी देख लेना। बाकी ये तो पूछेगा कि स्टार फिश किस में आता है, तो इसे इचिनोडर्मेटा में आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका, भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र। भारत का पहले की बात कर रहा है, 2023 में आया था उस हिसाब से, तो वर्तमान में भी ऐसे तो पहला ही है। तो पहला कौन था? पुणे। ठीक है, तो अब क्या है, इसके बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं वो अपन कवर करेंगे। तो भोपाल क्या है? भोपाल किसकी राजधानी? भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगर इम्फाल की बात करें, इम्फाल किसकी राजधानी? इम्फाल आपकी मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। कोलकाता आपकी वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। बाकी पुणे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो ये राजधानी भी आपसे पूछता है, ये जो राजधानी बताई है ये भी आपको देखनी है, और ये अच्छे से देखना। मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना। अगर आप क्वेश्चन पर ध्यान इतना नहीं दो तो भी चलेगा, लेकिन फैक्ट जो बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है आप। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका रेड क्लिफ रेखा। जो रेड क्लिफ रेखा है ये किसके बीच सीमा रेखा है? तो जो रेड क्लिफ रेखा है आपकी, ये किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एक बात, यहाँ भारत और बांग्लादेश भी है, भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही है। लेकिन क्या है, अगर भारत और पाकिस्तान अगर आपका ऑप्शन में दे तो भारत और पाकिस्तान ही आपको लगाना। बाकी जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ था उसके पहले भारत और पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है वर्तमान में, तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, तो उसके बीच भी रेड क्लिफ रेखा ही थी। बाकी भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन। कौन सी? मैकमोहन रेखा किसके बीच में? भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आपकी डूरंड रेखा होने वाली। भारत और अगर आपका अफगानिस्तान भी दे तो भी डूरंड रेखा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन कब शुरू हुआ? तो स्मार्ट जो सिटी मिशन है आपका कब शुरू हुआ? 2015 में। कब हुआ भाई साहब? 2015 में स्टार्ट हुआ। अब आपसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी है? तो मध्य प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करता हूँ, किसकी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 7 सिटी है। ये 7 सिटी कौन कौन सी है ये आपको नाम याद रखना। इसमें आपका इंदौर, इसमें कौन आ जाएगा? इंदौर, उज्जैन, इंदौर उज्जैन, उज्जैन हो गया ना, भोपाल, इंदौर उज्जैन भोपाल, जबलपुर, जबलपुर हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा, जबलपुर के बाद ग्वालियर, सतना, ग्वालियर के बाद एक हो जाएगी आपकी सतना और सागर, सतना और क्या हो जाएगा? सतना और सागर हो जाएगा। तो ये जो 7 में दिखाया है कि मध्य प्रदेश में कितनी मतलब प्रस्तावित है, तो ये है इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सतना और सागर। यह 7 आपकी स्मार्ट सिटी मध्य प्रदेश में जो इस योजना के अंडर में आती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारत सरकार किस वर्ष तपेदिक, तपेदिक बोले तो टीबी की बात करता है, तो टीबी को समाप्त करने की योजना बना रहा है। तो भारत ने कब तक योजना बनाई? जो 2025 चल रहा है यही योजना बनाई थी भारत ने। अब यहाँ टीबी की बात करता है तो टीबी से जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद रखने। टीबी किससे होता है? टीबी जीवाणु से होता है। टीबी किससे होता है? जीवाणु, जीवाणु से होता है। पहली बात तो टीबी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है। तो टीबी जो माइक्रो बैक्टीरिया जीवाणु के कारण होता है। और टीबी से जुड़े भाई 2025 में अपन ने समाप्त कर दिया। अब पोलियो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि जो पोलियो है, जो पोलियो को हमने कब समाप्त कर दिया? तो पोलियो को हमने 2014 में ही निपटा दिया। 2014 में ही क्या भाई साहब इसको समाप्त कर दिया। और कल मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि पोलियो के लिए भी एक वैक्सीन चलती है। वैक्सीन जो कितने उम्र के बच्चों के 0 से 5 वर्ष के उम्र के जो बच्चों को वैक्सीन लगती है। और यहाँ टीबी की बात कर, टीबी में भी एक वैक्सीन लगती है, टीबी में भी एक वैक्सीन लगती है। वैक्सीन का क्या नाम है? वैक्सीन का बीसीजी का टीका। कौन सा? बीसीजी का टीका। ये बच्चों को, आमतौर पर बच्चों को लगती है। तो ये जितने भी फैक्ट बताए ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्फोसिस। कौन सा? इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है? तो इन्फोसिस का मुख्यालय कहाँ है भाई साहब? बेंगलोर में।
इन्फोसिस का वर्तमान मुख्यालय बेंगलुरु में। लेकिन जब इन्फोसिस की स्थापना हुई थी, किसकी, इन्फोसिस की स्थापना हुई थी, तो ये कहाँ कब हुई थी, 1981 में स्थापना हुई थी पुणे में। तो उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था, पुणे में था। किसने करी थी, नारायण मूर्ति। किसने करी थी, नारायण मूर्ति साहब ने इन्फोसिस की स्थापना करी थी। मूर्ति ने इनकी स्थापना करी थी। अगर इन्फोसिस के वर्तमान सीईओ, इन्फोसिस की अगर बात करें वर्तमान सीईओ कौन है, वर्तमान सीईओ कौन है, तो समीम, ठीक है, समीम साहब है। तो ये आपको याद रखना कौन है, इन्फोसिस के सीईओ ये समीम साहब होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आईएमएफ और विश्व बैंक ने वित्तीय संचालन किस वर्ष शुरू किया। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जुड़े सभी मैंने फैक्ट बताए हुए हैं, लेकिन ये मिस हो चुका था तो मैंने सोचा कि ये भी करवा ही दूं। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, तो इनकी दोनों की स्थापना आपकी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुई थी 1944। स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। उसके बाद क्या है, जो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में जो हेड है वो कौन है, अजय बंगा। आईएमएफ के कौन है, आईएमएफ के है आपकी क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और इनका संचालन कब शुरू हुआ, तो यहाँ से वित्तीय संचालन की बात करा तो वित्तीय संचालन कब शुरू हुआ, तो 1947 में। 1944 में स्थापना हुई थी और 1947 में इसने वित्तीय संचालन इसका चालू कर दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की ओर। बहुत ही जितने भी क्वेश्चन लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो अगला है आपका तिब्बत और बांग्लादेश, मतलब तिब्बत जो वर्तमान में चाइना के अंडर में है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है उसको क्रमश क्या नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत और बांग्लादेश की बात करें, तिब्बत में कौन सा, यारलुंग त्वांगसे, तिब्बत में क्या, यारलुंग त्वांगसे, और बांग्लादेश में जमुना, बांग्लादेश में क्या, जमुना के नाम से जानते हैं। अगर बात करें भारत में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो आंध्र प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ दिहांग के नाम से जानते, किसके, दिहांग के नाम से जानते। असम में किस नाम से, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते, किस नाम से, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से कहाँ जानते हैं, तो असम में जानते हैं। बाकी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, आपके चीन में त्वांगसो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। तो ये जो भी मैंने नाम बताया ये आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। और एक और क्वेश्चन, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप आपको याद रखना है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा, माजुली द्वीप होने वाला, सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप होने वाला है, जो असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी आपकी नई ऊंचाई कितनी होने वाली है, तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई होने वाली वो कितनी, 8,848.86। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले 8,848 थी लेकिन वर्तमान में 86 सेंटीमीटर बढ़ चुकी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि माउंट एवरेस्ट, पहली बात तो कौन सा भाई साहब, माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में है। कहाँ है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। और नेपाल से जुड़े कुछ फैक्ट आपको याद रखने, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल को सागर माथा बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं। तो ये आपका फैक्ट बनता है कि नेपाल में किस नाम से, नेपाल में भी क्या चल रही है, भयानक आपकी कंडीशन चल रही है। तो वहाँ की अंतरिम जो प्रधानमंत्री है, वहाँ की अगर अंतरिम प्रधानमंत्री की बात करें तो वो कौन है, सुशीला कार्की। कौन है भाई साहब, सुशीला कार्की, सुशीला कार्की होने वाली है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में आपका बनने वाला है, क्योंकि एग्जाम 45 दिन बाद होने वाले करंट में ये आपसे पूछ सकता है कि नेपाल की जो अंतरिम सरकार की प्रमुख थी वो कौन है, सुशीला कार्की थी। नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। नेपाल की मुद्रा रुपया होने वाली है और नेपाल में सार्क का मुख्यालय भी होने वाला है। तो ये फैक्ट जो भी बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, कुम्भरे वीना, कौन सा, कुम्भरे जो वीजा ज्वालामुखी है किस देश में, तो ये जो ज्वालामुखी है ये कहाँ है, स्पेन में। ये कहाँ है, स्पेन में है। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। कंपनी के शासन को किस अधिवेशन से समाप्त कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन कर रही थी तो उसका शासन कब समाप्त किया, तो जो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858 में इनको समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया,
क्योंकि उसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति में इनकी विफलता को देखकर जो क्राउन सीधे जो ब्रिटिश क्राउन है उसने शासन ले लिया था और यहाँ शासन करने लगी, मतलब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। यहाँ से अगर भारत शासन अधिनियम 1861 की बात करूँ तो यहाँ विभागीय प्रणाली स्टार्ट हो गई थी। कौन सी प्रणाली? विभागीय, जो वर्तमान में आप देखते हो। कौन सी? विभागीय। वर्तमान में जैसे वित्त मंत्री ये वाले है, वो उद्योग मंत्री वो है, अब रक्षा मंत्री वो है। तो विभागीय प्रणाली कहाँ से शुरू हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1861 में शुरू हुई। बाकी तो इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय भी आपसे पूछता है कि इस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय कैनिंग था। वायसराय कौन था भाई साहब? वायसराय कैनिंग होने वाला है। तो कैनिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, वायसराय कैनिंग। और पहला वायसराय भी यही होना, फर्स्ट वायसराय लिख दीजिए। तो पहला वायसराय कौन होने वाला? कैनिंग होने वाला। आगे बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। कंपनी का गठन, वित्त पोषण, कार्य और समापन किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? कंपनी के गठन की बात कर रहे हैं, वित्त पोषण की बात करें और कार्य का समापन की बात करें, तो इससे ही अपन किस अधिनियम द्वारा नियंत्रित करते हैं? तो ये नियंत्रित करते हैं कि हम कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा। किस अधिनियम? कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा इसको नियंत्रित करते हैं। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री? भारत की सबसे बड़ी आपकी एल्यूमिनियम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। तो भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। कहाँ है भाई साहब? उड़ीसा राज्य में। इस फैक्ट्री का क्या नाम है आपका? नालको। फैक्ट्री का नाम है आपका नालको। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि नालको कहाँ है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है। एल्यूमिनियम फैक्ट्री अगर नहीं बनता तो आपसे पूछ लेगा कि नालको कहाँ है? तो नालको आपका उड़ीसा में होने वाला। नालको की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपकी नालको की फुल फॉर्म हो जाएगी। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी तो भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या हो जाएगी भाई साहब? ओडिशा की जो राजधानी हो जाएगी आपकी भुवनेश्वर हो जाएगी। और इसके भुवनेश्वर तो ये हो गई राजधानी। इसके अलावा क्या फैक्ट बनेगा आपका? इसकी राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगी। इसके जो सीएम है वर्तमान में, सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। कौन? मोहन चरण मांझी। मोहन मांझी लिख दीजिए, मोहन चरण मांझी। वर्तमान में जो आपके उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो कौन है भाई साहब? मोहन चरण मांझी होने। राजधानी भुवनेश्वर, नालको, इसकी स्थापना नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होने वाली। कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया नहीं, कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होने वाली। अब देखिए, पैरा ओलंपिक खेल, जो पैरा ओलंपिक खेल होते हैं, मतलब जिसके कुछ समस्या होती है शरीर में, वो किस में जाते हैं? पैरा ओलंपिक खेल में जाते हैं। तो पैरा ओलंपिक खेल की बात हो रही है यहाँ। तो पैरा ओलंपिक खेल में एक संस्करण, मतलब सिंगल संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो अवनी लेखरा बनी थी। कौन बनी थी? अवनी लेखरा। लेकिन अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ओलंपिक, यहाँ से अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। कौन सा? ओलंपिक। ओलंपिक जो हुआ था आपका कौन सा? 2024 में ओलंपिक हुआ था। कहाँ हुआ था? 2024 में पेरिस में हुआ था। तो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, पेरिस जो ओलंपिक हुआ था इसमें 2 मेडल जीतने वाली कौन है? वो थी आपकी मनु भाकर। तो यहाँ से ये भी पहली है, ये ही भी पहली है, मनु भाकर। तो ओलंपिक जो खेल है 2024 में, इसमें 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो मनु भाकर है। ओवरऑल भी अगर ओलंपिक की बात करें, 2 पदक एक ही संस्करण में जीतने वाली मनु भाकर। यहाँ ओलंपिक की बात हो रही है, यहाँ पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। तो इन दोनों का आपको ध्यान देना है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका शिशु के जन्म के अवसर पर। किसके? शिशु के जन्म के अवसर पर आपका कौन सा लोकगीत गाया जाता है? सोहर गाया जाता है। सोहर कहाँ गाया जाता है? ये आपसे पूछ सकता है कि सोहर तो पूछ चुका है, अब सोहर किस राज्य में और कहाँ गाया जाता है? तो सोहर आपका यूपी प्लस बिहार। सोहर कहाँ गाया जाता है भाई साहब? यूपी प्लस बिहार में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विशाल वाराह। कौन सा? विशाल वाराह, विष्णु की विशाल प्रतिमा और गुप्तकालीन जो शिलालेख होने वाले आपके, ये आपका स्तंभ कहाँ पाया जाता है? एरण और पहलपुर में। एरण और पहलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एरण और पहलपुर आपके मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में विशाल विराह, विष्णु की विशाल प्रतिमा और गुप्तकालीन शिलालेख कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में
मिलते, ये क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्रा में कर्क रेखा को पार करना पड़ता है? किस यात्रा में, मतलब ऑप्शन के हिसाब से अपने को डील करना है। तो मुरैना और ग्वालियर बिल्कुल नहीं, इसके अंडर में तो आती नहीं। भोपाल, भोपाल से गुजरती है, भोपाल से अगर गुजरती है तो भोपाल से अगर ऊपर जाएंगे अपन तो सांची आएगा। तो मतलब कर्क रेखा किसके बीच, भोपाल और सांची से अगर सांची जाते हैं तो आपकी कर्क रेखा आने वाली। अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती। कितने जिलों से? मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसमें से आपको 3-4 याद रखने हैं महत्वपूर्ण। कौन सा भाई साहब? रतलाम याद रखना है। 3 तो महत्वपूर्ण याद रखना, रतलाम, उज्जैन और भोपाल। रतलाम, उज्जैन और भोपाल, क्योंकि इससे जुड़े कुछ फैक्ट आएंगे कि इसके अड़ोस पड़ोस में कौन सा है। तो रतलाम, उज्जैन और भोपाल से कर्क रेखा गुजरती, ये 3 तो आपको याद रखने। बाकी एक क्वेश्चन बनता है भारत के कितने जिलों से भारत जो होने वाला, भारत के कहाँ से गुजरती है? तो भारत में आपको याद रखना है, मैं बता देता हूँ कहाँ से। तो पहले कहाँ? गुजरात से गुजरती है। गुजरात राजस्थान से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। और आपका कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड हो जाएगा। झारखंड के बाद आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश आ जाएगा। फिर त्रिपुरा, फिर कौन सा? त्रिपुरा। और फिर आपका आ जाएगा मिजोरम। फिर कौन सा आ जाएगा भाई साहब? मिजोरम। तो इतने राज्यों से आपकी होकर गुजरती है। सभी राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर गुजर। कितने राज्य? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। बांग्लादेश से में जब प्रवेश करती है, कहाँ से आती है? पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से जब निकलती है तो त्रिपुरा में आपकी जाती है। आगे अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला निमाड़ मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में नहीं आता? यहाँ क्या पूछा है? कौन सा जलवायु क्षेत्र में नहीं आता? निमाड़ जलवायु क्षेत्र में नहीं आता। तो खंडवा आता है क्या? बिल्कुल आता है। बड़वानी भी आता है, बुरहानपुर भी आता है। इंदौर नहीं आता भाई। क्या इंदौर नहीं? इंदौर कहाँ आता? मालवा में आता है। इंदौर कहाँ आता है? आप सभी जानते हैं कि मालवा में आपका इंदौर आता है। तो ये आपका इंदौर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? जिन प्राणियों, कौन सा भाई साहब? जिन प्राणियों के दाहिने और बाईं भुजा समान होती है, मतलब दाहिनी और बाईं भुजा, मतलब दोनों हाथ समान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या बोलते हैं भाई साहब? तो उन्हें आपको बोलते हैं बाइलेटरी सिमेट्रिकल। कौन सा? बाइलेटरी सिमेट्रिकल। आपको इंग्लिश में याद करना है, हिंदी में आपको याद नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही बनने वाला। बाइलेटरी सिमेट्रिकल आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता? यहाँ क्या है? यहाँ भी नहीं करता है, मतलब 3 करते, 1 नहीं करता। यहाँ से ऐसी बात बन रही। तो नाइट्रोजन जो स्थिरीकरण ये करता कौन है? पहली बात तो फलिहार पौधे करते। कौन करते हैं? फलिहार पौधे। फलिहार पौधे आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। फलिहार पौधे जिसमें फलियां लगती है। तो आपका फली किस में नहीं लगती? तुलसी में आपकी फली नहीं लगती है, तो तुलसी नहीं करेगा। बाकी क्लोवर, सोयाबीन और अल्फा ये सभी क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा। तो आपको ये तीनों ऑप्शन याद रखने हैं। बाकी तुलसी आपका नहीं करता। आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या फलिहार पौधे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं? तो ये बिल्कुल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल। और कौन सा? एरोसोल स्प्रे किसका उपयोग करते हैं? ये सभी किसका उपयोग करते हैं? तो ये CFC का उपयोग करते हैं। CFC बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके नियंत्रण के लिए हमने क्या किया? इसके लिए नियंत्रण के लिए हमने 16 सितंबर, कौन सा डेट आपको याद रखनी है? 16 सितंबर 1987 में एक प्रोटोकॉल किया। कहाँ किया? एक प्रोटोकॉल किया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल भाई साहब? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया हमने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया कहाँ किया है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल किया हमने कनाडा में किया। किसके लिए? ओजोन परत संरक्षण के लिए किया, कि जो अपन CFC का कम से कम उपयोग करें।
इसकी जगह पर कोई अल्टरनेटिव तलाश है, तो इसके लिए आपने 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया। इसीलिए हम 16 सितंबर को क्या मनाते, इसीलिए हम 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते। क्या मनाते, ओजोन संरक्षण दिवस। ओजोन संरक्षण दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये इसी कारण हम ओजोन संरक्षण दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका MSG का पूरा नाम क्या है। MSG का पूरा नाम क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट इसका फुल फॉर्म होने वाला है। तो भाई साहब जितनी भी मैं क्लास ले रहा हूँ और जितना भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ वो याद रखना है, और आपको सभी क्लासेस देखनी है। इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है जीके की, या अपन भविष्य में मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ला रहे हैं, तो ये आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। खासकर जीके की क्लास, अगर आपने जीके की ये सभी क्लासेस देख ली जो भी चैनल पर अब अपलोड होने वाली एग्जाम तक, तो आपका जीके में सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राजनीति लालच का खेल कहा जाता है। किसको बोलते हैं, जंगल बचाओ आंदोलन। किसको, जंगल बचाओ आंदोलन। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जब ये झारखंड वाले एरिया में हुआ था, तो इसमें एक प्रकार के जो पेड़ है, मतलब जहरीले पेड़, उनको काटकर अच्छे क्वालिटी के पेड़ बोए जा रहे थे। उसके कारण इसको राजनीतिक लालच का खेल बोलते हैं। फिर भी विरोध किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजनीतिक लालच का खेल बोलते हैं जंगल बचाओ आंदोलन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरणीय नीतिवाद का प्रतिपादक कौन है। तो पर्यावरण नीतिवाद का प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक कौन है भाई साहब, फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल होने वाला है। और निश्चयवाद का कौन है, निश्चयवाद का आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन निश्चयवाद का होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या है, विद्युत धारा का तो हम सभी जानते हैं एम्पियर। बाकी कूलाम किसका, कूलाम आपका आवेश का होने वाला। कूलाम किसका है, कूलाम आपका आवेश का प्रतीक होने वाला। न्यूटन किसका है, तो न्यूटन बल का, न्यूटन तो बल का हो जाएगा। बाकी दूरी का क्या है, दूरी का मीटर, दूरी का क्या है, मीटर। तो ये जो अपन क्या है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक भी याद करना है आपको, और जो भी बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना है। अगला है मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग। आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है, हृदय। अगर हृदय काम करना बंद कर दे, अपने आपका हार्ट अगर काम करना बंद कर दे, तो आपका क्या, शरीर निपट जाएगा, आप खुद ही निपट जाओगे। तो सबसे व्यस्त अंग इसलिए क्योंकि जो हृदय आपका कभी काम करना बंद नहीं करता। आप सोओगे तो आपके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, लेकिन हृदय आपका काम करना बंद नहीं करेगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हृदय। मानव का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं, मानव के हृदय में आपके कितने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। मानव के हृदय में आपके 4 कक्ष होते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा जो कक्ष होते हैं वो कॉकरोच में होते हैं। कॉकरोच में कितने होते हैं, कॉकरोच में आपका 13 कक्ष होते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है सबसे ज़्यादा आपके कक्ष किस में होते हैं, कॉकरोच। मानव में आपके 4 कक्ष होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है खरीफ मौसम में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है। खरीफ में कौन सी, खरीफ में मैंने सबसे पहली जब क्लास ली थी वहाँ आपको बताया था कि खरीफ कब होती है, किस मौसम में होती है। खरीफ का मतलब है जो खराब हो जाती है। अगर आप ट्रिक बात करें तो खरीफ का मतलब क्या होता है, जो खराब हो जाती है। खराब फसल कब होगी, जब अत्यधिक वर्षा हो जाएगी। वर्षा ऋतु में कौन सी, खरीफ वाली, मतलब खरीफ फसल बो जाती। खरीफ में अगर बात करें चावल, खरीफ में कौन सी हो जाएगी, चावल हो जाएगी। बाकी गेहूँ तो आप रबी में बोते हैं, सरसों भी रबी में और चना भी रबी में। तो ये तीनों कौन सी फसल हो जाएगी, रबी की फसल। बाकी खरीफ की आपकी कौन सी हो जाएगी, चावल की। सोयाबीन में कौन सी खरीफ की फसल है आपकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हवाई जड़ें विशेष रूप से किस परिस्थिति में पौधों के लिए लाभकारी होती है। तो जो हवाई जड़ें होती है ये किस लिए आपकी लाभकारी होती है, तो आपकी जलमग्न जो पौधे होते हैं, जलमग्न पौधे बोल रहे तो मैंग्रोव जो वनस्पति होती है, खासकर मैंग्रोव वनस्पति में आपके सुंदरी वृक्ष आपको याद रखना। कौन से वृक्ष भाई साहब, सुंदरी वृक्ष आपको याद रखना। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन जो डेल्टा है आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले एरिया में, तो सुंदरवन डेल्टा वाले क्षेत्र में आपके सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और यही कौन सी, मैंग्रोव वनस्पति होने वाली है। मैंग्रोव वनस्पति खासकर आपके समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है।
तो ऑक्सीजन का आपका परमाणु क्रमांक क्या है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक आपका 8 होने वाला। क्या है? 8 आपका 8 किसका है? ऑक्सीजन का है। 27 किसका है? कोबाल्ट का। 27 किसका है? कोबाल्ट का आपका 27 है। बाकी 12 किसका है? 12 मैग्नीशियम का। 12 मैग्नीशियम का होने वाला है। तो ये आपको याद रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पौधों की कोशिका के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो पौधे की कौन सी कोशिका है जिसमें प्रकाश संश्लेषण आपका होता है? तो पौधे की पत्तियों में होता है मेनली। तो पत्ती में भी कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। पत्ती के अंदर भी कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट। यही क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसके अलावा बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसी में आपका ऊर्जा मुद्रा होती है, वो कौन सी होती है? एटीपी। कौन सी? एटीपी। तो एटीपी आपको याद रखना है। ऊर्जा की जो मुद्रा है, यूनिट है, वो कौन सी होने वाली? एटीपी आपकी होने वाली है। तो ये भाई साहब हमारी क्या थी? ये हमने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो अपलोड होती है वे देखिए, वे आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। और अभी कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद क्या है, अपन रीजनिंग की क्लास और मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।